नमस्कार, मैं एनके सिंह। अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक, बेहद चिंताजनक होने जा रहे हैं ईरान को लेके, दुनिया को लेके और सच पूछिए तो लगभग शांति को लेके देश और दुनिया की। ये वजह क्या है? अगले कुछ घंटे क्यों इम्पोर्टेंट है? ट्रंप ने जब सिचुएशन रूम से निकले, तो उन्होंने एक अजीब बात कही। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके दिमाग में है क्या? क्योंकि सिचुएशन रूम वो रूम होता है जहां पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिलती है और फाइनल डिसीजन चीजों पे लिया जाता है। तो ट्रंप से पूछा गया कि आपके दिमाग में आखिर है क्या? तो उन्होंने कहा कि नोबडी नोज, ये कोई नहीं जान सकता कि मेरे दिमाग में क्या है, और मैं फैसले अंतिम 1 सेकंड में लेता हूं। पहला तो ये। दूसरा, जब उनसे पूछा गया कि नहीं, क्या ईरान पे आप हमला कर सकते हैं, अमेरिका एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है, तो ट्रंप का कहना था मे बी और मे नॉट बी, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये अंतर कैसे आया? यहां तक कि ये वही ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि ईरान तेहरान के लोग छोड़ दे जगह। ये वही ट्रंप है जिन्होंने धमकी दी थी वहां के सुप्रीम लीडर खामनेनी को कि अगर आपने माफी नहीं मांगी तो बहुत बर्बादी होने जा रही है। और खबर ये है कि वो अपना बॉम्बर, जो सबसे बड़ा बॉम्बर है, उसको लेके आ रहे हैं, 2B बॉम्बर जिसको कहते हैं, और उससे जो दागेंगे वो GBU, जो एक बॉम्ब है, जो सबसे बड़ा बॉम्ब है अमेरिका का, वो लेके आए हैं। लेकिन अचानक ये परिवर्तन कैसे हुआ कि मे बी और मे नॉट बी? हम कर भी सकते, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं युद्ध में, नहीं भी कर सकते। ट्रंप के बारे में किसी को सच बात है कि समझना मुश्किल है, लेकिन यहां पे एक चीज है। जब खामनेनी ने यह धमकी दी कि तुम ईरान को नहीं जानते हो, तुम ईरान की हिस्ट्री पढ़ लो, ईरान को समझ लो, ये धमकी की भाषा हमें नहीं कोई देता है। और हकीकत यह है कि तुम अगर कुछ करते हो तो जो लॉस होगा, तुम्हारा नुकसान जो होगा, वो इररिपेरेबल होगा। मतलब कि इसको तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। ये सेंटेंस जो एक छोटा सा है, इट विल कॉज इररिपेरेबल लॉस, ये अमेरिका के लिए एक थोड़ा दहशत भरा था। दहशत इसलिए नहीं कि अमेरिका का कुछ हो जाएगा। अमेरिका की सेनाएं, अमेरिका के बेसेस, डियागो गार्सिया से लेकर सभी जगह जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें बेसेस हैं, और उसमें 40,000 सैनिक हैं इनके, और हथियार हैं। तो अगर ये इररेपरेबल की बात है, तो सीधी सी बात है कि हम इंस्टॉलेशंस पे तुम्हारे भी हमला करेंगे। और ये बात छुपी नहीं है कि ईरान को लेके अब ये किसी के पास वो कंफ्यूजन नहीं है कि जो ईरान 83.7% तक संवर्धन यूरेनियम का कर सकता है, यानी वेपन ग्रेड का बना सकता है, वो बैठ के वहां पे भजन नहीं कर रहा होगा। ये बात कोई कॉमन सेंस से समझ सकता है कि अगर ईरान ने, और ये एआई की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, एजेंसी की, ये रिपोर्ट है कि सितंबर 2023 में ईरान ने अपने परदू इंस्टॉलेशन पे जो इनके वो हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं, उसमें इन्होंने यूरेनियम का इन्रिचमेंट हासिल कर लिया था 83.7%। 90% में वो बम बनते हैं। हकीकत यह है कि ईरान वहां पे रुका नहीं था, और यह भी हकीकत है कि अगर वो 83% और 90% बना चुका है, तो आपके बम का, आपके मिसाइल का इंतजार नहीं कर रहा होगा। ये बात अमेरिका को बहुत ही क्लियर समझ में आ गई है कि इररिपेरेबल लॉस जो होगा, जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे, ये शब्द आया कैसे? यही वो कारण है कि अब ट्रंप ये सोच रहे हैं कि क्या हम हमला करें। दूसरी दिक्कत ट्रंप की क्या है? बिल्कुल सही है कि जो इनका जो बॉम्बर है, जिससे कि ये वो बम फेंकेंगे, GBU-57 गाइडेड बॉम्ब यूनिट, जिसको GBU कहते हैं, इसको अगर फेंकेंगे, और ये 13.6 टन का इसमें तो वो है, इसका वजन है, मतलब कि इसमें जो बारूद है, जो हाई 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 TNT वैल्यू का होता है,
वो 13.6 टन का है और ये कहा जाता है दुनिया का कन्वेंशनल सबसे बड़ा बम है। तो अगर ये फेंकते हैं और इसको बंकर बस्टर कहते हैं कि साहब बंकर बड़े से बड़े बंकर हो इसको तोड़ देगा और ये 100 फीट नीचे तक जमीन के जा सकता है। लेकिन अब समस्या क्या आ रही ट्रंप की, अगर ये फर्दू के यूनिट पे हमला करते हैं, ठीक है आपने ये एक यूनिट इसके पहले की थी उसमें कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, लेकिन फर्दू की यूनिट के बारे में एआईईए के ही एक एजेंसी का कहना है, आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, उसका कहना है जो विजिट किया था कि साहब ये जमीन से पहाड़ों के नीचे है और ये जमीन से 800 मीटर नीचे है। 800 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 800 मीटर के लिए आपका जो ये बम है एक के पीछे एक जब आप डालेंगे तो आपको 8 बम लगाने पड़ेंगे तब जाके वो वहां पहुंचेगा, जो कि मुमकिन नहीं है कि आप एक के पीछे 8 बम लगा के। और इसके अलावा ईरान आप जब ये करेंगे तो वो चुप बैठा होगा या उसके जो अपने एंटी मिसाइल सिस्टम है वो हमला नहीं करेंगे आपके ऊपर। और ये जो एरिया है ये आपको रशियन S-300 से प्रोटेक्टेड है। भारत के पास 400 है, आपको याद होगा पाकिस्तान युद्ध में ही चला था। ये 300 का है जो कि अपग्रेड भी शायद किया गया है ऐसा माना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके मिसाइल्स अटैक करेंगे आपके बॉम्बर पे। तो आप ये जो बॉम्ब फेंकने की बात सोच रहे हैं, पहले तो इससे लक्ष्य हासिल नहीं होगा क्योंकि वो 800 मीटर नीचे है। यही वजह है कि ट्रंप ने और क्योंकि अगर आपने वो लक्ष्य भी हासिल नहीं किया तो माया मिली न राम वाली स्थिति होगी। न तो आपको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप डैमेज कर पाएंगे, नहीं आप इतना करने के बाद अपने को बचा, क्योंकि उसके बाद जो ईरान का रिटेलिएशन होगा वो दूसरा होगा। अब हम इससे गंभीर बात बताते हैं, इजराइल के पास कुछ ही दिन का अब हथियार रह गया है, खास करके वो हथियार जो एंटी मिसाइल वो होते हैं, प्रोजेक्टाइल्स होते हैं, वो अब कुछ ही सारे खर्च कर दिए इन्होंने। जब ईरान ने वहां से भेजना शुरू किया, और ईरान के पास उस जमाने में मिसाइल 4 दिन पहले 6 दिन पहले काफी थे और अभी भी है, तो जो मिसाइल्स का लगातार भेजना शुरू किया तो एक के बाद एक इन्होंने इजराइल ने उनको तोड़ रोकने के लिए, और 90% को रोका, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें उनके एंटी मिसाइल जितने भी प्रोजेक्टाइल्स थे वो खत्म हो गए। अब ये अमेरिका से कह रहे हैं कि तुम आओ, नहीं तो हमारे लिए अब तो गड़बड़ है। अब ईरान शायद यही वेट, पिछले 2 दिन से ईरान ने मिसाइल अटैक हल्का सा कम किया है। इसको इजरायल भी मानता है कि ये स्ट्रेटजी है ताकि अपने को और तैयार करके अगला वर्ष जो आए वो काफी बड़ा हो, क्योंकि एक वर्ष जो आया था बहुत स्लो था, लेकिन वो 13 मिसाइल्स का था। तो अब जो आएगा वो ज्यादा बड़ा होगा। और उसके लिए आपने जो आयरन डोम बनाया है वो आयरन डोम आपका क्षतिग्रस्त हो गया है। वो एक लेयर थी प्रोटेक्शन की, मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन है। इजराइल कहता है कि हम मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन में हैं। उसमें से एक जो सेफेस्ट है वो है आयरन डोम प्रोटेक्शन। लेकिन ईरान के मिसाइल्स ने लगातार बम्बार्डमेंट करते हुए ईरान के मिसाइल्स जो गिरे उसने आयरन डोम को खत्म कर दिया है लगभग। आयरन डोम का ये जो हवा बना रहे थे वो अब है नहीं। तो इजराइल के पास अब एंटी मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो बहुत कम रह गए हैं। या तो अमेरिका नई सप्लाई भेजे जो फिलहाल आना मुश्किल है, और दूसरा ये है कि ईरान अगला हमला कितनी ताकत से करेगा ये नहीं मालूम है। ईरान के पास मिसाइल्स है। तीसरा जो संकट है इसमें कि जो आसपास के देश हैं वो सारे अब अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं धीरे धीरे। अमेरिका को अगर अटैक करना है तो पाकिस्तान को, कल इसीलिए वहां के जनरल को खाना खिलाया और कहा कि पाकिस्तान हमें बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान अचानक अमेरिका को अच्छा लगने लगा। तो ट्रंप जो हरकतें करते हैं वो समझते हैं दुनिया समझ नहीं रही है, लेकिन हर आदमी समझ जाता है कि तो बचकानी हरकतें हैं।
आप उस मुनीर को खाना खिला के एक जनरल को, आप सोचिए कितना बड़ा वायलेशन है। दुनिया के इतिहास में नहीं होता है, अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ है कि जनरल्स को उन्होंने कॉलन में तो बुलाया है लेकिन खाना खिलाया हो, और वो भी जनरल रहते हुए, वन ऑन वन। वो हेड ऑफ द स्टेट जब बन जाते हैं तब बुलाते हैं। मुनीर अगर तख्ता पलट करते हैं और वहां पे मार्शल लॉ लग जाता है और वो प्रेसिडेंट हो जाते हैं या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं, तब बुलाना एक अलग बात है, क्योंकि तब हेड ऑफ द स्टेट के रूप में आता है। लेकिन जनरल के रूप में बुला के आप उसको वो स्वागत कर रहे हैं जो हेड ऑफ द स्टेट का किया जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि पर्पस ये है कि जब बाकी सब डिनाई कर देंगे तो एक छोटा सा पाकिस्तान तो बचेगा, कम से कम उस वहां से हम लॉन्च कर सकते हैं अटैक। ये एक पर्पस है। लेकिन इन सब पर्पस के बाद आप देखेंगे कि इजराइल को मदद करे तो किस तरह करे, हथियार देके करे या सीधे हमले में आ जाए। और तीसरा विकल्प ये है कि बातचीत का द्वार खुला रखे। ताजा खबर ये है कि एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि इजराइल से बात किया जाए। टोन अमेरिका ने बदल दिया है और अब जो टोन है वो ये है कि साहब आप यहां पे इसको रोक दीजिए, और हम भी बम्बार्डमेंट रोकते हैं, हम भी युद्ध वाला स्थिति रोकते हैं, आप भी रोकिए। लेकिन ये कमिटमेंट कीजिए कि आगे आप न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, आपको एक चीज बता दे जो शायद आप लोगों को जानकारी ना हो, इजराइल ने बम बना के रखा है और इसको वो कहता भी है कि उसके पास 70 बम है, हालांकि 70 से ज्यादा है, कुछ लोग कहते हैं 300 बम है, न्यूक्लियर बम। इजराइल ने कभी एनपीटी पे साइन नहीं किया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे, किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन पे साइन नहीं किया है। लेकिन इजराइल बम बना रहा है तो वो सही है। अब ईरान जो एनपीटी का भी सिग्नेटरी है, 2015 में उसने दोबारा एक और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वो किया, उस पे साइन किया। 18 को कम पाए तो उससे बाहर हो गए। तो हकीकत यह है कि ईरान ने सिग्नेटरी भी है, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन भी कराता है। तो शायद अब ये कहें कि साहब इसके बाद आप नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर ईरान आज इस झटके से निकलता है, कितने बड़े झंझट से निकलना है, तो क्या वो बगैर बनाए रहेगा या बना नहीं चुका होगा? वो उसकी अकल क्या घास खाने बैठी है कि इजराइल रोज, और इजराइल का ये पहला हमला नहीं है। आपको याद होगा कि इजराइल इसके पहले 2 बार हमला कर चुका है, और 2 बार, एक बार साइबर हमला किया था और 2 बार हथियारों से किया था, सीरिया पे और ईरान पे, जिसमें अमेरिका मददगार था। उसके बाद साइबर हमला जब हुआ, उसके बाद से ईरान ने आज दुनिया की जो 3-4 साइबर की बेस्ट प्रोटेक्शन है वो ईरान के पास है। और इतनी ताकत है कि ईरान अगर चाहे तो अमेरिकन जो वहां पे वारप्लेन फ्लाई कर रहे हैं उनको जाम करने की हैसियत रखता है, क्योंकि उसका साइबर सिस्टम बेहद अच्छा है। और ये बात दुनिया के सारे जो डिफेंस इंटेलिजेंस के लोग हैं वो जानते हैं कि उसका साइबर सिस्टम बेहद स्ट्रांग उस झटके के बाद हो गया। तो ईरान इतने दिनों न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है, और ये आज से नहीं कर रहा है। हकीकत ये 2003 में इनका पहला आया था, 2003 में उसने डिक्लेयर किया था, आया तो उसके पहले था। उसके बाद 2010 में फ्रांस ने कहा कि हाँ साहब इनका एक और भी है, और पता चला है उसके डॉक्यूमेंट्स इजराइल ने चुरा लिए थे और कहा कि साहब यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो 15 साल से बना रहा है, फर्दों में इनरिचमेंट कर रहा है, वो क्या यहीं पे आके रुका होगा कि नहीं साहब हम सिर्फ बिजली पैदा करेंगे? क्योंकि उसके लिए यूरेनियम की सप्लाई एक दूसरी यूनिट है उससे होती है, और उससे जब यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के रूप में यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, उससे फ्यूजन रिएक्शन से, जो कि आपके उसमें होता है, सेंट्रीफ्यूज में होता है, सेंट्रीफ्यूज में करके वो वेपन ग्रेड बना सकते हैं। वो उस एनर्जी को जो फ्यूजन से होती है, फ्यूजन से होती है रिएक्शन, उससे जो एनर्जी लिबरेट होती है उसको हम
पंप के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजली उससे पैदा कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, क्योंकि वो एनर्जी है, आप जैसे चाहे लें। तो क्या ईरान ने ये काम नहीं किया होगा? ईरान अभी तक बैठा होगा? तो अमेरिका को जो इस समय मे और मे नॉट शब्द ट्रंप ने इस्तेमाल किया, उसके पीछे यही दहशत है कि अगर हमने बम्स चलाया, डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए, क्योंकि इजराइल के पास वो ताकत नहीं है, वो बम भी उसी के पास है, और बम बम जिसको जीबीयू गाइडेड बम यूनिट कहते हैं, जीबीयू 57 13.5 टन का बम है, 13.6 टन का बम, या 136 क्विंटल का, या यूं कहिए 13,600 किलो का। तो ये बम एक नहीं कई लाने होंगे, और अगर उससे भी नहीं हुआ तब आप क्या, क्योंकि उस समय ईरान का जो रिटेलिएशन होगा, और खामनेई ने जब ये कहा है बात कि इररिपेबल लॉस तुम्हें होगा, तो ये दोनों के लिए है, ये इजराइल के लिए भी है मैसेज, और ये मैसेज अमेरिका के लिए भी है। क्या ट्रंप उसको झेल पाएंगे? फिर मान लीजिए कि आपने न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट तोड़ दिया, तो जो न्यूक्लियर इमिशन होगा वो सिर्फ ईरान में नहीं होगा, वो बगल के कतर, एक पूरे इलाके में, अरब वर्ल्ड में उसका वो होगा, इमिशन होगा। नतीजा क्या होगा? सारे अरब वर्ल्ड जो आज कुछ लोग इजराइल के साथ नजदीक खड़े दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे इस समय खड़े हैं कि अगर आपने न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर किया, क्योंकि अगर आपने बम से हमला किया और उसका से न्यूक्लियर लीकेज हुआ, अगर एटॉमिक लीकेज हुआ, तो उसके बाद जो नुकसान हम लोग को होगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो पूरा अरब वर्ल्ड खिलाफ हो जाएगा। और फिर अगर ये स्थिति बनती है तो क्या अमेरिकन जो हैं वो आम तौर पे शांति, आप लड़ते रहिए, लो ग्रेड वॉर करते रहिए, वियतनाम से सैकड़ों कईयों साल लड़े, अफगानिस्तान में कईयों साल लड़े, हालांकि हारते रहे और अंत में छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन अगर आप यही हरकत यहां भी शुरू करते हैं तो ये डायरेक्ट वॉर होगा, और कोई भी अमेरिकन डायरेक्ट इस तरह के वॉर में बिल्कुल उसके खिलाफ है वो। तो ट्रंप के लिए देश में भी दिक्कत होगी, बाहर भी होगी, और ध्यान रखिएगा रूस चाइना भी है, रूस चाइना है, वो आपको ये करने नहीं देंगे, और करेंगे तो उसके कॉस्ट बहुत पड़ेगी अगर आप ये करते हैं। क्या ट्रंप इसके लिए तैयार है? हमें लगता है कि इन चीजों को अगर आप समझे तो समझ जाएंगे कि ट्रंप का आज का जो ताजा सेंटेंस है कि हम युद्ध में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इसको हमने पूरा बताया कि अगर आएंगे तो क्या नुकसान ट्रंप का होने जा रहा है, अमेरिका का होने जा रहा है, और अगर नहीं आएंगे तो उसके वजूहात क्या होंगे। और खamenei का ये जो सेंटेंस है, ये आप न भूलिएगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जो क्षति पहुंचेगी वो इररिपेयरेबल होगी, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल इतना ही, अब आपसे नए नए मुद्दों पे फिर बात करते रहेंगे। फिलहाल